Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another informative video। और आज के इस वीडियो में गाइस हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं आपके आरआरबी के ग्रुप डी के साल 2025 के एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। यानी कि बहुत जल्द ही आप जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स होंगे, जितने भी वो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस साल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए गाइस बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जल्द ही होने वाला है और आप जल्द ही ये एग्जामिनेशन देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन को एकदम कहते हैं ना बेस्टम बेस्ट रखना। सो गाइस इसी के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के एग्जाम के बारे में। ठीक है, आरआरबी का जो ये एग्जाम है गाइस, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका वेट हर साल ऑलमोस्ट लाखों कैंडिडेट्स करते हैं। ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज्यादा ही ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि इस एग्जामिनेशन का वेट करते हैं कि कब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी और कब वो उसका एग्जामिनेशन देंगे। सो गाइस क्योंकि ये एक इतनी बड़ी बात है, एक इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि इंडियन रेलवे में अपना इंडियन रेलवेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी के एस्पायरेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। क्योंकि भाई मैं बिलीव करती हूँ बेसिक से शुरू करने में एकदम से हाई लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को ग्रास्प करना। आपके लिए क्या, इनफैक्ट हमारे लिए भी, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन राइट, नॉट रोबोट्स। तो हमारे बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम एकदम से हाई लेवल की चीजें ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। सो वी विल बी covering the exam pattern in this video. We will be covering the syllabus of the examination, expected आपकी एग्जाम डेट्स क्या है वो भी आपको बता देंगे, एंड इम्पोर्टेंट जितने भी जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको जो भी आरआरबी के इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। एंड यस, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हम भूल रहे हैं बताना, वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक ऐसी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ओवरलुक नहीं करा जा सकता है। बिकॉज इफ यू नो हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है और इजी हो जाता है अपने आप को उस कंफर्ट जोन में लेकर आना कि हाँ भाई मैं इस तरह से प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी तो आई विल रॉक द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड इट्स मतलब इट्स समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, एंड यस इन द एंड हम क्या करने वाले हैं, हम वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगी ही, उसके अलावा गाइज वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके रिसेंटली जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसमें पूछा है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपसे शेयर करेंगे जो कि आपको बेहद मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड दैट क्लियर इन अ नटशेल कि हम क्या क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का पेपर नहीं भी देने वाले हो, किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी चाहे एग्जाम पैटर्न वगैरह मत देखना, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन वो जीके जीएस के क्वेश्चन जरूर से देखना। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए, चाहे आप नो मैटर किस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जरूर से देखना। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत गंदी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। इट्स फ्री फ्री फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस का, हमें एक मोटिवेशन और ज्यादा मिलेगा कि हाँ भाई इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लानी है। बिकॉज हमारे जो चैनल पे बच्चे देख रहे हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं हेल्प होती है। क्योंकि गाइज यू डोंट नो द फीलिंग, जब हमें कोई कैंडिडेट एग्जाम देकर आता है और बोलता है कि मैम ये तो वही क्वेश्चंस आए थे जो कि आपने अपनी प्रिपरेटरी वीडियोस में कराए थे। सो गाइज उससे बहुत एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। सो यस, प्लीज डू द सेम। ठीक है, चलो आप वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली कि हम एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें शेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द एग्जाम, मतलब आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें।
सो गाइस, सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए जिस पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। सो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है गाइस, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करवाता है, ठीक है, इसी के थ्रू ये कंडक्ट किया जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए होता है, जैसे कि आरआरबी इलाहाबाद हो गया, आरआरबी मुंबई हो गया, आरआरबी भोपाल हो गया, आरआरबी पटना हो गया। तो जिस भी स्टेट से आप हैं, आप अपनी स्टेट वाइज उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं पोस्ट की तरफ। तो गाइस, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं? तो गाइस, अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली जाती हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हेल्पर, लेवल 1 के जो पोस्ट होती हैं उनके लिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो गाइस, 10th पास या फिर आईटीआई भी चलेगा। सो 10th पास और आईटीआई इज द क्वालिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम चलते हैं सीबीटी की ओर। तो गाइस, सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होता है पीईटी, विच इज योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आर यू एक्चुअली फिट फॉर दिस पोस्ट और नॉट, वो इस चीज में देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो भी मेडिकल चीजें होती हैं वो इस स्टेप में वो सारी चीज देख लेती हैं बिफोर सिलेक्टिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो होता है एग्जाम, ये उन सभी के लिए बेस्ट है जो कि अपनी हार्ड वर्किंग नेचर से गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। तो इफ यू आर वन ऑफ दोस्त, तो जरूर से इसके लिए अप्लाई करो, प्रिपेयर करो, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो और पेपर को दो और अपना नंबर बना लो, ठीक है। अब गाइज, नाउ दैट वी नो कि भाई एग्जाम क्या है, तो अब एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका सीबीटी का एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा। 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं ब्रेकअप करूं तो गाइस, जनरल साइंस आपका आता है 25 क्वेश्चन का, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चंस का, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए मिलेंगे आपको 20 सवाल, और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा इन सभी सेक्शंस को कवर अप करने के लिए वो होगा ऑलमोस्ट 90 मिनट्स। यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड को भी मेंटेन करना अलोंग विद द एक्यूरेसी। और वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देके, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज हैंडल करके, ठीक है। इनसे आपकी क्या होगी? इनसे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, एक एग्जाम लाइक एनवायरमेंट आपको मिलेगा जो कि आपको प्रिपेयर करेगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि एक गलती भी आपके मार्क्स को नीचे खींच सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप साइंस के लिए फोकस करें, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और बायोलॉजी पर। लेवल के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, क्लास 8 टू 10th लेवल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, डीआई, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए प्रिपेयर करना है। रीजनिंग में आप देख लो, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म देख डालो, ब्लड रिलेशंस वगैरह, ये कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि कवर किए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा जीके की अगर मैं बात करूं तो गाइस, स्टैटिक जीके बेहद जरूरी है। स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियोस हैं चैनल पे अवेलेबल, इफ यू हैवंट चेक देम आउट येट, प्लीज डू चेक, आपकी काफी ज्यादा मदद होगी। करंट अफेयर्स भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। वैसे तो आई ऑलवेज सजेस्ट 1-2 साल पुराने भी देखा करो करंट के साथ साथ, लेकिन अगर आप 1-2 साल नहीं कर सकते हो, 8 से 6 महीने, 6 से 8 महीने के देख डालो, और 6 से 8 महीने भी नहीं देख सकते हो तो कम से कम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है while you are preparing for the exam। ओके गाइस, सो मेरे प्यारे दोस्तों, 2025 का एग्जामिनेशन जो है वो आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। तो वो चीज आप एक्सपेक्ट करके सोचना, ये मत सोचना सिर्फ 8 टू 10th लेवल का है तो बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन हाई है, पेपर का एग्जामिनेशन जो लेवल रहेगा डिफिकल्ट की तरफ हो सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई वुड से। क्योंकि इस साल वैसे जितने भी पेपर देखने को मिले हैं ना, उनका जो डिफिकल्टी लेवल रहा है, इजी तो कतई नहीं रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड ही रहा है। सो वो चीज एक्सपेक्ट करके चलना और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखना।
लेकिन क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें क्या क्या टिप्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, टिप नंबर 1 यही रहेगी कि डेली के 3-4 घंटे आपको स्टडी रूटीन बना ही लेना है, फिक्स कर ही लेना है। आज से ही शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स। और वो आपको अभी नहीं पता पड़ेगा, जब पेपर में बैठोगे तब पता पड़ेगा, ठीक है? और यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज्ड कि हाँ यार, मेरी कंसिस्टेंसी ने मुझे बचा लिया, ठीक है? टिप नंबर 2 होगा, एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका साइंस और जीके है उसको रिवाइज कर लो। अगर आप 8 से 10वीं लेवल की एनसीईआरटी घोल के पी जाते हो तो आई एम 100% श्योर, ठीक है, मैं इस चीज को इंश्योर करती हूँ कि आप अपना एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से देने वाले हो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक वर्ड अगर आपने चीजें अच्छे से कर ली ना, तो किसी और से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो उसको जरूर से ध्यान में रखना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सारे रिफ्रेशर्स हुए, इधर उधर रेफरेंसेस हुए, इधर उधर भटकते रह जाते हैं, लेकिन मेन एनसीईआरटी को ही छोड़ देते हैं, जबकि एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन होता है। अगर वर्ड टू वर्ड चीजें पढ़ोगे देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाउ हेल्पफुल इट इज। टिप नंबर 3 मेरी ये होगी, पिछले 3 साल के आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर डालो। एक एक पेपर निकालो पिछले 3 साल का, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो उनको जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के हैं, उनको सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी बनेगी और आपको एग्जाम किस तरह का आने वाला है वो भी पता चलेगा। एंड क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो भाई माशाल्लाह, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? ओके, टिप नंबर 4 रहने वाला है कि आपको मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, ठीक है? डेली से मेरा मतलब है डेली, चाहे सुबह लगाओ, शाम लगाओ, दोपहर लगाओ, रात लगाओ, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जो है वो डेली लगाने हैं, डेली उनके प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है गाइस, पेपर छूट ना जाए, क्योंकि काफी बार क्या होता है, पेपर छूट जाता है बच्चों का जब वो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उसको बनाने के लिए मॉक टेस्ट बेहद जरूरी होते हैं, ठीक है? सो प्लीज डू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट डेली, ठीक है? टिप नंबर 5 मैं बोलूंगी कि करंट अफेयर्स जो होते हैं उनके लिए आप वीकली रिवीजन जरूर से करो। रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो, मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दो, उससे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं उसका भी आपको पता रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और रेलवे की जो जीके की और ये करंट अफेयर्स का जो बुक आता है ना, उस पर भी जो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रेलवे, अवार्ड, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? और अगर आप हर सेक्शन से 18 से 20 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका जो स्कोर सेफ जोन में होगा, ठीक है? जो भी आपका स्कोर होगा वो आपका सेफ जोन में होगा, और अराउंड 80 प्लस मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो आउट ऑफ 100, ठीक है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज ध्यान में रखो और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से बढ़िया करो। अब क्योंकि गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द वेरी स्मार्ट वे टू स्ट्रेंथन योर आरआरबी ग्रुप डी 2000। इनफैक्ट आरआरबी क्या, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत स्मार्टली आपको हेल्प करते हैं। सो हेयर्स आई प्रेजेंट यू विद अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड हैं हमारे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे, लेटेस्ट सिलेबस पे, और जो हम एक्सपर्ट प्रोडिक्शन कर सकते हैं इस बार के एग्जाम को देखकर, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, वो सब अभी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एंड ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आरआरबी ग्रुप डी के लेवल के हैं, इजी से मॉडरेट भी हैं और डिफिकल्ट भी हैं, और यस आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट हैं। तो साथ ही साथ चलो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और आंसर भी बताते जाना, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफाई 36/6 इंटू 3+2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना होगा, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें बता रखी हैं, सो दैट जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आता हो तो आपको आ जाएगा, ठीक है? सो इसका आंसर होगा 22। 22 कैसे होगा, 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, और फिर 18 में आपको 4 प्लस कर देना है तो मिल जाएगा 22। Next question, the ratio of ages of A and B is 3:4.
इफ ए इज 9 years younger than B, find their ages। ठीक है, तो आपका B का आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो है 36, यानी कि B की एज जो है 36 है। अब है कैसे वो निकालने के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो A इज इक्वल्स टू 3x, B इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना रहेगा, 4x माइनस 3x कर दोगे तो 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकल जाएगी 9। ठीक है, तो आपके ए की वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, क्योंकि ए 3x था ना, तो 9 इंटू 3 इज 27, और क्योंकि बी जो था वो 4x था, रेशियो 4 था ना, तो 4x हो जाएगा आपका 36, हेंस बी का एज है 36। Okay, a train 180-meter long passes a pole in 9 seconds, finds its speed in kilometer per hour। तो स्पीड जो है गाइस वो 180 बाय 9 कर सकते हो आप, जिसको आप निकालोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 18 बाई 5 जो कि आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सो 72 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 इन 3 years इज ₹1,080। तो आपको परसेंटेज, जो रेट परसेंटेज है वो बताना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसआई का फॉर्मूला लगाओ, विच इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 1080 जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 6,000 है। रेट आपको पता करनी है। टाइम आपको 3 साल दे रखा है, इसको 100 से भाग कर दो तो आपके पास रेट आ जाएगा 6%। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दैट ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी जो है 15 days में कर सकता है। ठीक है, तो आपको निकालना है साथ में वो कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 डे का वर्क पहले बता दो, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/6। तो अगर साथ में वो करेंगे तो साथ में वो कर लेंगे 6 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल गेन्स 20%, तो फाइंड मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹600 आर्टिकल। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वो लगा देना है। ठीक है, so CP is equals to 600 minus SP, यानी कि 600 into 1.2 is equals to 720, जो कि बाद में जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो मार्क्ड प्राइस आपका निकलेगा 720 by 0.9 which is 800। so 800 is the correct answer। फाइंड एवरेज ऑफ 12, 24, 36, 48, 60। तो इनका एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये 5 डिजिट है, इन सब का टोटल कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, विच इज 36। तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। सम डबल्स इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, उसका रेट बताना है। सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन एस आई इज इक्वल्स टू पी टी इक्वल टू 8। उसको जब आप कैलकुलेट करोगे पीआरटी को, तो निकल जाएगा 12.5%। Okay, a person covers 60 kilometers at 30 kilometer per hour and 40 kilometer at 20 kilometer per hour। उसका एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर तो वो 30 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर रहा है, 40 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है, तो वो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जो टोटल डिस्टेंस है 100, टोटल टाइम जो है वो 2 + 2 = 4, स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वी हैव पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको दे रखा है 60 मीटर, लेंथ जो है वो 4 मोर देन ब्रेथ है, तो आपको एरिया बताना है। सो गाइस एरिया आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन को, 221 मीटर स्क्वायर। सो गाइस ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर जनरल साइंस के क्वेश्चंस। जनरल साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। साइड मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में वो क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है तो किस तरह से हुआ, तो इफ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स ईच अदर हुआ। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 + 10H2O। नेक्स्ट वी हैव मेटल प्लस एसिड क्या होता है, तो मेटल प्लस एसिड अगर हो जाता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। पीएच जो होता है वो मेजर करता है, पीएच क्या होता है, पीएच लेवल क्या बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है कितनी बेसिक है, सो यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो होता है वो पीएच बताता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो गाइज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन का हो गया आपका 12 और कार्बन का इधर हो गया 14, ठीक है। So atoms of same element, different mass number. ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं हम बायोलॉजी का। सो बायोलॉजी के अगर बारे में हम देखें तो स्टोमेटा होता है विच एक्चुअली हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि ब्लड प्योरीफाई करता है, सो इट्स किडनी। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो उनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस। एंड सेल कंट्रोल सेंटर जो होता है वो है न्यूक्लियस। नेक्स्ट वी हैव फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर आप उसका इक्वेशन देख सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O जो कि एक साथ मिलके बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, नाउ वील बी डिस्कसिंग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सिंपली A इक्वल टू बी, ओ सॉरी A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, CAB दे रखा है तो आपको बताना है। इसी तरह से 2 6 12 20 30, आई एम सो सॉरी, या 2 6 12 20 30 +4 +6 +8 +10 आप करोगे तो नेक्स्ट सीरीज का आपको नंबर मिल जाएगा विच इज 42। ऑड वन यहाँ पे देखो, मैंगो एप्पल बनाना पोटैटो में इट्स पोटैटो बिकॉज रेस्ट ऑफ देम आर फ्रूट्स बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट इज 3 इंटू 5 34 है, 2 इंटू 4 20 है, तो पैटर्न से n इंटू एम प्लस n इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू एम इंटू 2, तो नेक्स्ट आप बता सकते हो इट्स गोइंग टू बी 96। CAT DBU अगर एक एक लेटर से हम प्लस प्लस करते हैं, सी के बाद डी आ गया, ए के बाद बी आ गया, ठीक है, तो डॉग क्या होगा, इट विल बी EPH। मिसिंग नंबर आपको बताना है, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू वॉट, तो इट वुड बी 7.5, ओके, 2 इंटू 3 इंटू 7.5, ओके गॉट इट। नेक्स्ट इज फादर ऑफ माई मदर सन इज माई फादर। डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको बताना है कौन सा पहले आता है क्या आता है, जो भी है उस हिसाब से, स्कॉलर स्कूल साइंस स्कोप में। नेक्स्ट इज 3 6 12 24 इंटू 2, तो इसका जो पैटर्न नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। मिरर इमेज जो है 2714 की क्या होगी, 4712। ओके, नेक्स्ट वील बी कवरिंग जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, स्टैटिक जीके की चीजें देख लेते हैं हम। फाउंडर ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, सो AO ह्यूम। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है, देहरादून, आप उसे बोल सकते हो विंटर, और गैरजायन समर। फर्स्ट वुमेन PM कौन है, इंदिरा गांधी। अजंता की केव्स कहाँ मौजूद है, महाराष्ट्र में। नेशनल एनिमल हमारा कौन सा है, टाइगर। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सौरो ऑफ बिहार जो होता है वो किसे कहलाया जाता है, कोसी रिवर को। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025 यानी कि करंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू। करंट अफेयर्स एज ऑफ अर्ली 2025 अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो G20 समिट 2025 जो है वो साउथ अफ्रीका जो कि एक्सपेक्टेड होस्ट है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विंटर जो है वो विनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 टॉप सिटी जो है वो है इंदौर। रेलवे मिनिस्टर 2025 में कौन है, अश्विनी वैष्णव, यानी कि जो करंट रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, नाउ गाइज वी विल बी कवरिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको फोकस करना है, जिस पे ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित करना है। मैथ्स में हो गया सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री बेसिक्स एक्सेट्रा।
नेक्स्ट रीजनिंग में आपको देखना है एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन, कैलेंडर एंड ऑड वन आउट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रीजनिंग में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है और ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, अगर करंट अफेयर्स की बात करें और जीके की अगर हम बात करें तो गाइस पिछले जो 6 से 8 महीने की जो भी नेशनल न्यूज है, ठीक है, वो आप देख डालो, न्यूज़पेपर वगैरह जैसे मैंने आपको रेकमेंड करा ही है, उसको पढ़ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेल्प करता है इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट 6 से 8 मंथ्स के नेशनल न्यूज हो गए, अवार्ड्स हो गए, गवर्नमेंट जो जो स्कीम लाया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लाया है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है वो हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, स्टैटिक जीके हो गया जिसमें रिवर्स कैपिटल बुक्स, ये सब कवर करना है। साइंस की बात करें तो गाइस फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट पर। केमिस्ट्री में एसिड्स एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, कंपाउंड्स, एक्सक्यूज मी, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, प्लांट्स एंड डिजीजेस, इन सभी टॉपिक पे आपको काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी कुछ टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। सीबीटी के बाद आपका भाई मान के चलो आपका सीबीटी क्लियर हो गया, क्योंकि जो सीबीटी है वो भी क्वालिफाइंग है, पीईटी भी आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, मैंडेटरी जरूर से है पीईटी, ठीक है, इज क्वालिफाइंग ओनली बट मैंडेटरी। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कर लेना है आपको, 35 kg जो है उसको लिफ्ट करो, कैरी करो 100 मीटर तक 2 मिनट में विदाउट पुटिंग इट डाउन। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वेट, ओ सॉरी, यू डू नॉट हैव टू पुट द वेट डाउन। ठीक है, इसके अलावा जो 1000 मीटर्स हैं 4 मिनट 15 सेकेंड एक चांस में कम से कम रन करो। फीमेल कैंडिडेट्स क्या करें, दे कैरी लिफ्ट एंड कैरी 20 kg फॉर 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स विदाउट पुटिंग डाउन द वेट। ठीक है, दूसरा 1000 मीटर्स जो है वो 5 मिनट 40 सेकेंड में एक चांस में रन करें। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि बहुत ध्यान में रखना है अगर आपको पीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो टिप क्या होगी यहाँ पर, टिप मेरी यही होगी, स्टार्ट फिजिकल प्रिपरेशन एटलीस्ट 45 to 60 डेज बिफोर द पीईटी। जो फाइनल आपका पीईटी होगा उससे 45 से 60 दिन पहले अगर आप प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे तो आपका जो फाइनल डे होगा उससे पहले आप काफी ज्यादा अपने स्टेमिना को बिल्डअप कर चुके होंगे, जो आपके लेग की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ब्रीदिंग कंट्रोल पे काफी ज्यादा आप वर्क कर चुके होंगे। सो दैट्स माय टिप फॉर दैट। ओके अब आ गई है वो घड़ी जब हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टीसीएस के द्वारा रिसेंटली पूछे गए हैं, आरआरबी का जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसमें। ठीक है, जो कि आपको आपके आरआरबी ग्रेड ये ग्रुप डी के मेन जो एग्जाम में जो होगा उसमें काफी मदद करेंगे, और क्या पता यही क्वेश्चंस आ जाए, यू नेवर नो, राइट। सो नंबर वन इज, वेयर वर द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड। सो गाइस जो 38th नेशनल गेम्स थे इंडिया के, वो आपके जनवरी 28 टू फरवरी 14 2025 में हो चुके हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हुए हैं, कब से कब तक हुए हैं, 28 जनवरी से 14 फरवरी। ये जो इवेंट था इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले गए थे, और उनका मेन एम यही था कि वो स्पोर्ट्स की जो जागरूकता है और उसकी इम्पोर्टेंस है उसको अलग अलग कंट्रीज में बेहद बढ़ाएं। ओके, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट्स टी। तो आसाम जो है वो काफी ज्यादा अपनी चाय के लिए फेमस है। Which award is the main award that is awarded at the Cannes Film Festival? So guys, इसको बहुत से लोग Cannes भी बोलते हैं. I'm not really sure if it is Cannes Film Festival or Cannes Film Festival. You please do let me know. So Cannes Film Festivals में जो main award होता है वो होता है Palme d'Or. और ये जो पाम डियोर है इसका ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका इंग्लिश में मतलब होता है गोल्डन पाम। और इसको जो दिया जाता है, इस अवार्ड को दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए। एंड ये जो अवार्ड है ये सबसे पहले 1955 में दिया गया था, यानी कि इट वाज स्टार्टेड बैक इन द ईयर 1955, पामदियो। ओके, वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। सो गाइस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया। सो गाइस जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं उनको हम आसाम हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। जो आसाम हिमालयाज हैं, जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं मेनली द एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। ठीक है, ये जो यहाँ
अरुणाचल प्रदेश और भूटान का जो मेन एरिया होता है वो ये ऑक्यूपाई करते हैं। जो आसाम हिमालयाज हैं, दे शो अ मार्क्ड डोमिनेंस ऑफ फ्लूवियल erosion due to heavy rainfall. Okay, which is the easternmost peak of the Himalayas? So it is Namcha Barwa. Namcha Barwa basically एक mountain है Tibetan Himalaya में, which is the eastern anchor of the entire Himalayan mountain chain. ये जो है ये highest peak है अपने अर्थ का जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है उसमें सबसे ऊंचा है ये, एंड ओवर 7,600 मीटर्स इसका एलिवेशन है। Recently, what percentage of FDI यानी कि foreign direct investment came to India from the UK? So UK से जो आया है guys, if I'm not wrong, it's only 1%. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आई नो इट्स काइंड ऑफ सैड, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 81.04 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं एफडीआई में रिसीव करे हैं। ठीक है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, 81.04 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से यूके से जो मिला है वो आपका 795 मिलियन यूएस डॉलर ही है। और ये जो शेयर है एफडीआई का वो जो रिसीव हुआ है यूके से, that's only about the 1% of the total FDI that India has received from other nations. जिसमें अगर मैं मेजर सोर्स कंट्रीज की बात करूं जहां से एफडीआई मिला है, उसमें सिंगापुर से सबसे ज्यादा मिला है 30%, मॉरिशस से 17% मिला है, और यूएसए से 11% मिला है, बट यूके से वी हैव रिसीव्ड ओनली 1%. दैट्स अ ह्यूज discrimination, I would say. Okay, next is the chief minister of any state is responsible to whom? So guys, chief minister of any state is responsible to the state legislative assembly. Who launched radar app? So it is launched by IMD, which is India Meteorological Department. Which scheme was launched to provide water to every household? So it is JJM यानी कि जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो है इन्होंने जो कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा साल 2019 में लाया गया, लॉन्च किया गया, और ये इंडिया का बहुत एक ऐसा एम्बिशियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम रहा है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, हर घर जल। ठीक है, हर घर जल योजना। इसमें हर एक रूरल हाउस होल्ड को सेफ और एडिक्वेट पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर लाइन सपोर्ट करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि हर घर को जल मिलेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। Which ministry used radar technology in road construction? So guys, it's none other than MORTH, which is the Ministry of Road Transport and Highways, जिसने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की जो एफिशिएंसी है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया है, एनहेंस करा है, बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन को यूज करके, और ये AIMC को यूज करने के बाद, इन सिस्टम को यूज करने के बाद, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू टैकल ऑनगोइंग डिलेज जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन में देखे जाते हैं, विद रियल टाइम अपडेट्स एंड डेटा शेयरिंग अमंग स्टेक होल्डर्स, जिससे काम काफी ज्यादा टाइमली हो रहा है, एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। ओके गाइस, PMVVY क्या है? सो PMVVY इज अ गवर्नमेंट बैक्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसको डिजाइन करा गया है टू प्रोवाइड सीनियर सिटीजंस विद गारंटीड पेंशन फॉर 10 इयर्स। ठीक है, जितने भी सीनियर सिटीजंस हैं उनको 10 साल के लिए गारंटी पेंशन दिया जाएगा। ये जो है ये LIC के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है, और ये फिक्स्ड रिटर्न्स आपको ऑफर करता है, actually making it a safe investment option जिसको आप कंसिडर कर सकते हो if you are in this category। और ये जो स्कीम है ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है टू इंडियन सिटीजन्स जिनका एज 60 इयर्स एंड अबव का है। Okay, who is the highest law officer of a state? So it is none other than Advocate General। जो Advocate General होता है वो highest law officer होता है of the state of India, एंड ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इसकी जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 165 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है। जो एडवोकेट जनरल है वो एडवाइस करते हैं द स्टेट इन लीगल मैटर्स, एंड ओनली अ पर्सन एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन एक्चुअली बिकम अ एडवोकेट जनरल। इसके अलावा एजी के बारे में, विच इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर दे रखा है, आप जरूर से पढ़ लीजिएगा।
पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई रियली डोंट वांट टू बोर यू गाइस। इसके अलावा द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी यहाँ पर दे रखा है हमने, जो कि सबॉर्डिनेट होता है टू द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आप जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, ठीक है। सो इनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दे दी है आपको, तो जरूर से उसे देख लीजिएगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। Okay, which state has recently launched a scheme related to artificial intelligence? So guys, driven by Chief Minister Yogi Adityanath Vision, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने लॉन्च करा है एक ambitious initiative to make the state a leading hub for artificial intelligence। और इसके अलावा या फिर आप कह सकते हो इसके साथ ही जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने भी लॉन्च करी है ऐसी नई नई स्कीम्स और पार्टनरशिप अंडर द तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, यानी कि TSAIM, जिसका एम यही है कि वो एआई के स्टार्टअप्स को प्रमोट करें यूटिलाइजिंग एआई की टेक्नोलॉजीज जो कि गवर्नमेंट फंक्शंस में हेल्प करती है एंड एनहेंसिंग एआई एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो है ये NASSCOM के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। Okay, who has been appointed as a new deputy governor of RBI recently? So it's Poonam Gupta. Okay, in which state Bhimbetka caves are located? So guys, Bhimbetka जो caves हैं ये आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सो मध्य प्रदेश अगर आपको गिवन हो तो वो आपका करेक्ट आंसर है, रायसेन गिवन हो तो वो भी करेक्ट आंसर है। ओके, व्हाट वाज संगम लिटरेचर? सो संगम लिटरेचर जो है वो अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेचर है, ठीक है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द संगम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 300 BCE से लेके 300 CE के बीच में इसको डिस्कवर किया गया था। कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिच पोएटिक ट्रेडिशन एंड थीम ऑफ लव, वेलोर एंड सोसाइटल वैल्यूज। Okay, in the joint military exercise Yuddha Abhyas between India and the USA, what was the name of the American Army contingent? सो ये जो वॉर एक्सरसाइज है गाइस, ये एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में की जाती है। और रीसेंट एडिशन में ये जो यूनिट थी वो 11th एयरबोर्न डिवीजन थी यूएस आर्मी की, जिसने पार्टिसिपेट किया था। ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन एम यही होता है जिससे वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सके, आपसी कोऑर्डिनेशन को बिटवीन दीज टू कंट्री, combat skills and strategic proficiency between the armies of these two countries. Okay, which acid is used in detergent powder? So guys, acid slurry जिसको हम लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं डिटेल में, शॉर्ट में सिर्फ सल्फोनिक एसिड ही बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत एक की रॉ मटेरियल है जो कि डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में और जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। Which one is the tallest statue in India? So guys, it is सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट 182 मीटर्स की है, विच इज 597 फीट अप। एंड ये जो है ये स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। एंड क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड इसको गुजरात में बनाया गया है। Okay, the 61st Constitutional Amendment Act is related to what? So guys, it is related to reduced the voting age for elections to the Lok Sabha and the state legislative assemblies from 21 to 18 years, ठीक है। क्योंकि पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 साल थी और उसको 21 से 18 साल कर दिया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। Okay, Article 48A is related to, so Article 48A जो है ये environmental protection से related है, ठीक है। simplest terms में अगर मैं बताऊं, it's like a promise जो कि हमारी government ने बनाया है कि वो हमारे environment को protect करेंगी, ठीक है। the air we breathe, the water we drink, the forests around us and all the animals that share our planet, उन सबको protect करेंगे, preserve करेंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं
बल्कि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से होता है। जितने भी एस्पायरेंट्स अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम एक नई उम्मीद लेके आएगा। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। मॉक टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज लगाओ, रिवीजन करते रहो, फोकस बनाए रखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, और अपने सारे यारों, दोस्तों और परिवारजनों से वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी काफी ज्यादा मदद हो जाए, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना यार, इट्स फ्री, कम ऑन, ठीक है। और यस, इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूंगी कि डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। और आप किस जोन से हैं और कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन, जरूर से शेयर करना। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please do like, share and subscribe. We will see you in our next video. Tab tak ke liye all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.